हेलो दोस्तों। तो भाई आज की इस कंप्यूटर क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा, अरे यार ये तो मैथ्स के टीचर हैं, आज कंप्यूटर कैसे पढ़ाएंगे, पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे, क्लास में समझ में आएगा नहीं आएगा। तो भाई इस बात को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक बार अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। उसके बाद फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो मेरी स्कूलिंग है, 10th क्लास, वो भिवानी बोर्ड से है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ हिंदी माध्यम से। इसके बाद मैंने जो अपना प्लस टू पास किया, उसमें मेरे पास नॉन मेडिकल थी और डीएवी थर्मल से मैंने वो पास आउट की। इंग्लिश मीडियम था तो मैं इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं था। और जो मैथ सब्जेक्ट था उसमें मेरे ओनली 33 मार्क्स थे। पॉइंट पर पास हुआ। कैसा मैथ पढ़ाता हूँ वो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है। तो जो कमियां मेरे को उस टाइम पे फेस हुई वो मैंने अपनी टीचिंग में सारी डाली हैं। इसके बाद जो मैंने ग्रेजुएशन किया, अगेन नॉन मेडिकल थी मेरे पास। और एसटी कॉलेज पानीपत से मैं पास आउट हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट थे। ठीक है। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एमसीए किया, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसराना, पानीपत से। तो 2008 में मैंने एमसीए किया था। उसके बाद मैं प्राइवेट भी पढ़ाया है। 3 साल तो मैंने कंप्यूटर ही पढ़ा है गवर्नमेंट कॉलेज राना के अंदर। और आफ्टर दैट मैं कंपटीशन की लाइन में आया। और जब से मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो एक टाइम बीता काफी जिसमें मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है। लेकिन आज की क्लास को आप एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये क्लास आपके लिए कैसी रही। ठीक है। ताकि फिर मैं और मोटिवेशन के साथ इन क्लासेस जो है क्लासेस को आपके लिए कंटिन्यू करता रहूं। ठीक है। तो कमेंट जरूर करके मुझे बताना आप। और शेयर करना, अगर अच्छी लगे तो प्लीज जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की और कोर्स नहीं ले सकते, तो वो मेरे इन एफर्ट से अपने मुकाम तक पहुंच जाए। बस इतनी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये जो क्लास रहेगी इसमें केवीएस एनवीएस जो आपका एग्जाम होना है, में 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। और ध्यान रखना, स्ट्रेटेजी के बारे में अगर बात की जाए तो आपने रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर्स इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से करना है। क्योंकि यहाँ पर ये 60 या 180 नंबर, यानी कि 60 क्वेश्चन है, 20 20 20 के 60 क्वेश्चन है। ये आपके 180 नंबर का जो है स्कोर करेंगे एग्जाम में, जो कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में काफी हेल्प देगा। ठीक है। तो इनको अच्छे से करके जाना है। ये जो क्लास हम बनाएंगे इसमें हम जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं जिसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोशिश रहेगी उनको ही इंक्लूड किया जाए, कोई अपने पास से क्वेश्चन ना बनाए जाए। ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड आपकी क्लास रहेगी। ठीक है। तो काफी सारी बातें हो गई हैं। अब क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है भाई, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मैं वहां पर डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक इनपुट यंत्र नहीं है? देखिए यहाँ पर जो ये इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है कि भाई कौन सा इनमें से नहीं है। अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूं तो हो सकता है आधे पौने घंटे तक मैं इस एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझा सकता हूं। लेकिन हमें इतना टाइम नहीं लगाना है। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और उसकी जो 4 ऑप्शन है उनके बारे में बताऊंगा। उन्हें आपने याद रखना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। मैं कुछ चीजें साथ के साथ नोट कराऊंगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपने लिख लेना है। ताकि एक क्लास में हम काफी सारी बातों के बारे में जान जाएं। मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो पूरी क्लास में सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस हो पाएगा। मैं इसकी बजाय ये 4 ऑप्शन के बारे में समझाऊंगा ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। और इनसे रिलेटेड कहीं और क्वेश्चन बने तो आप उसको इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है। तो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए हमारे पास इनपुट और आउटपुट दो तरह के डिवाइस होते हैं। इनपुट जैसा कि नाम से ही बता रहा है, इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में कुछ डाटा इनपुट कराते हैं। ठीक है। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? कंप्यूटर में जो डाटा इनपुट कराया उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट डिस्प्ले होता है, वो हमें कहाँ दिखता है? आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है भाई, क्लियर है? इनपुट और आउटपुट के बारे में पता लग गया। अब यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, ओ एम आर रीडर। ओ एम आर, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओ एम आर इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है।
OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपको एक शीट दी जाती है, आंसर शीट, जिसके अंदर आपको इस तरह से सर्कल्स दिए जाते हैं और आपके जो आंसर होते हैं वो आपको इस शीट में जो है वो मार्क करने होते हैं इस तरह से। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये जो शीट होती है इसको आप बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क शीट जो है आपकी। ठीक है, और इस पर जो आपने आंसर किए हैं, ये जो ब्लैक मार्क आपने किए हैं, इनको पढ़ने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। मतलब आपने आंसर कर दिए, ठीक है, अब उन आंसर को चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक मशीन के अंदर डाल देंगे। वो मशीन क्या करेगी, इसके ऊपर लाइट डालेगी। लाइट डालने के बाद जहां जहां आपका आंसर होगा उससे एक लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी, जिसे वो रीड करेगी और उसके बिहाफ पर वो अपना रिजल्ट देगी कि कितने आंसर सही है और कितने आंसर गलत हैं। ठीक है, तो वो मशीन जो है उस मशीन को बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल, जहां पर ऑप्टिकल वर्ड जो होता है दैट इज रिलेटेड टू लाइट, जहां पर आप लाइट से कुछ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाइट डाली, उसका रिफ्लेक्ट होके वापिस आया, उसको रीड किया गया। ठीक है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि आपने शीट डाली और इसने उन मार्क्स को रीड किया, आपके आंसर्स को रीड किया कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा माइक, माइक भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जब आप माइक में बोलते हैं तो आपकी आवाज उस माइक के माध्यम से जो है वो कंप्यूटर में एंटर होती है। ठीक है, क्लियर? अभी आप देख रहे हैं ये जो डिवाइस का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जो मेरे मुंह के सामने है, ये एक माइक है जिससे मेरी आवाज इस कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रही है। तो माइक भी क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वन इज टच पैड। टच पैड क्या होता है, जैसे आपका एक टैब टाइप में होता है, आप उस पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो उस क्लिक से रिलेटेड यानी कि उस लोकेशन से रिलेटेड रिस्पॉन्स जो है वो कंप्यूटर में एंटर होता है। जैसे आप फोन भी देखते हैं, टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने जहां पर टच किया, जहां पे टच करते हैं उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स जो है वो आगे इनपुट होता है। आप खाली एरिया में करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी एप्लीकेशन के ऊपर या किसी सॉन्ग के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो जो है ओपन होता है, तो वो आपकी इनपुट गई उस कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट के थ्रू। ठीक है, तो टच पैड भी क्या है, वो आपका एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, प्लॉटर। प्लॉटर का काम क्या होता है, प्लॉट करता है, किसको, जो रिजल्ट है उसको प्लॉट करता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट आता है उसको डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं स्क्रीन की, अगर मैं मॉनिटर की बात करूं, स्क्रीन जिसे आप मॉनिटर बोलते हैं, आप जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो रिजल्ट कहाँ आता है, उस स्क्रीन पे आते हैं। ठीक है ना, वहीं पे तो देख के काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, स्पीकर क्या है, स्पीकर से आवाज बाहर आ रही होती है, गाना बाहर सुनाई दे रहा है, तो स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से प्रिंटर, प्रिंटर भी क्या है, आपने इधर से प्रिंट की कमांड दी और उधर से प्रिंट आउट निकल के आ गया, तो वो भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से प्लॉटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर से क्या होता है, जैसे कि मान लो ईसीजी की रिपोर्ट है, तो आपने ईसीजी की रिपोर्ट देखी होगी, वो इस तरह से होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो रिपोर्ट होती है, इस चीज को प्लॉट करने के लिए हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे और एग्जांपल दिया जाए, मैं कोशिश करूंगा रियल लाइफ से जोड़ के चलूं क्लास को, ताकि आप चीजों को समझें। रियल लाइफ में आपने वो देखी होगी तो आप कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे भूकंप आया, तो भूकंप कितनी तीव्रता का आया था, तो उसकी रिएक्टर स्केल पर जो होती है उसको मापने के लिए हम प्लॉटर का इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? प्लॉटर का इस्तेमाल कहाँ हुआ, तो प्लॉटर क्या हुआ, एक आउटपुट डिवाइस हुआ। जबकि पूछ रहा था कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 प्लॉटर। ठीक है, और कोशिश करना उनके नाम को जानने की, नाम से ही आप जो है चीजों को समझ पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट इन द गिवन ऑप्शन, यानी कि इनमें से कौन सा विकल्प संग्रहण की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, जो हम कंप्यूटर में डाटा सेव करते हैं या फोन में डाटा सेव करते हैं वो मेमोरी में सेव होता है। और मेमोरी में ध्यान रखना, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी जो यूनिट्स होती है, मैं यहाँ पर सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, और जैसी मैं सीक्वेंस लिखूंगा आपने याद कर लिया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मेमोरी की, कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है, वो होती है बिट, जो होती है आइदर 0 और 1 के बराबर। कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसका नाम होता है बिट, वो होती है आइदर 0 और 1, या तो 0 या 1।
कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, 0 और 1 की, जिसे आप बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी की यूनिट है बिट, विच इज आइदर 0 और 1। ठीक है, बिट के बाद जो अगली मेमोरी की यूनिट है दैट इज निबल। ठीक है, निबल क्या होती है? अगर मैं 4 बिट्स को इकट्ठा कर दूं, जैसे कि मैंने इकट्ठा किया 0101, ये 4 बिट हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4। मैंने कहा एक बिट क्या होती है, आइदर 0 और 1, या तो 0 लो या 1 लो, वो क्या होगा, एक बिट होगी। लेकिन अगर 4 बिट इकट्ठी हो जाएं तो वो क्या बनाएंगी, एक निबल बनाएंगी। ठीक है, तो बिट से बड़ा कौन होता है, निबल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका बाइट। ठीक है, बाइट क्या होगा? अगर मैं 8 बिट्स इकट्ठी कर दूं, जैसे यहां 4 थी, अगर मैं 4 और ले लूं, मैंने 4 और ले ली, देखो 4 और 4 टोटल कितनी होगी, 8। तो ये 8 बिट से मिलकर क्या बनेगा, एक बाइट बनेगा। यानी कि 8 बिट अगर मैं इकट्ठी ले लूं, वो क्या बनता है, एक बाइट बनता है। और किसी करेक्टर को कंप्यूटर में सेव होने के लिए 8 बिट की आवश्यकता होती है। और करेक्टर का मतलब क्या होता है, आप जो कीबोर्ड से A B C या 1 2 3 ऐसा कुछ भी टाइप करते हैं तो वो एक करेक्टर में काउंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए कितनी बिट्स की आवश्यकता होती है, एक बाइट के लिए 8 बिट्स की। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया हो तो फिर बाइट के बाद क्या होता है, बाइट के बाद नेक्स्ट यूनिट आती है किलो बाइट। ठीक है, ये भी समझाऊंगा, साथ के साथ एक बार लिख दूं, और इनके सिंबल जरूर याद रखना। दिस इज केबी, किलो बाइट। किलो बाइट के बाद होता है मेगाबाइट, विच इज MB। ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इकट्ठे एक्सप्लेन कर दूंगा, विच इज GB। गीगाबाइट के बाद होता है आपका पीटाबाइट, विच इज PB। पीटा GB के बाद टेराबाइट होता है भाई। गीगाबाइट के बाद जो नेक्स्ट होता है विच इज टेराबाइट। GB के बाद टेराबाइट, टेराबाइट, फिर होता है पीटाबाइट। ठीक है, PB के हमारा GB हो गया, TB हो गया, GB TB PB। फिर आपका होता है आपका एक्साबाइट, एक्साबाइट TB, एक्साबाइट। उसके बाद होता है जेटाबाइट। हालांकि इतने ज्यादा पूछता नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, ZETT आएगा, देख लेना वो क्या होता है, जेटाबाइट। और फिर आपका जेटाबाइट। ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया, ये नीचे वाला शायद दिख नहीं रहा, एक बार थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, लास्ट वाला, जेटाबाइट। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, ये बाइट लिखा हो यहाँ पे। ठीक, तो सीक्वेंस क्या होता है आपका, यहाँ पर, यहाँ तक तो मैंने बता दिया। उसके बाद KB, फिर MB, MB के बाद GB, GB के बाद TB, TB के बाद PB, PB के बाद EB, EB के बाद ZB, और ZB के बाद YB। ठीक है, तो इसको समझ के आप आंसर कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक बार बता दूं अब करना क्या है। ये जो साइन है, ये जो इनके शॉर्ट फॉर्म में बनाए हुए हैं, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो किलोबाइट, आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, है ना? तो ये 1000 नहीं, 1024 लिखने हैं। कितने लिखने, 1024। सभी के आगे लिख देना। ठीक है, 1024, 1024, 1024 और 1024। अब ये 1024 कब बना, जब इतनी यहां पर बाइट्स आई। ठीक है, 1024 बाइट इकट्ठी करेंगे तो 1 किलोबाइट बनेगा। ठीक है, 1024 किलोबाइट इकट्ठे करेंगे, 1024 किलोबाइट इकट्ठे करेंगे तो 1 मेगाबाइट बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, मेगाबाइट और मेगाबिट दोनों में फर्क है। मैं बात यहाँ बाइट की कर रहा हूं। बड़ा बी मतलब बाइट, छोटा बी मतलब बिट, बड़ा बी मतलब बाइट। ठीक है, फिर इसी तरह से 1024 MB अगर इकट्ठे होंगे, यानी कि ये वाली चीज यहां लिखनी होती है ऐसे तिरछे में। ये कहां से आया, यहां से आया,
ये कहां से, यहां से, ऐसे ही ये यहाँ पे MB। ठीक है, तो 1024 MB इकट्ठे हुए तो क्या बन गया, 1 GB। ठीक है, उसके बाद 1024 GB इकट्ठे हुए तो क्या बन गया, 1 TB। 1024 TB इकट्ठे हुए तो क्या बन गया, 1 PB। 1024 PB इकट्ठे हुए तो क्या बन गया, 1 EB। 1024 EB इकट्ठे हुए तो क्या बन गया, 1 JB। और 1024 JB इकट्ठे हुए तो क्या बन गया, 1 YB। तो ये मेमोरी की हायरार्की है, यानी कि जो मेमोरी है ऐसे बढ़ रही है, ये छोटी है, और ऐसे नीचे की तरफ जो है मेमोरी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि मेमोरी की लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है। तो आप देखिए यहाँ पर एक्साबाइट लिखा हुआ है, एक्साबाइट, है ना। एक्साबाइट से छोटा पीटाबाइट, इससे छोटा फिर मेगाबाइट, और उससे ये गीगाबाइट भी से जो है छोटा है, ये रहा। एक्सा से छोटे हैं, तो सबसे बड़ी पूछा था, लार्जेस्ट पूछा थी, तो आंसर बनेगा ऑप्शन 1 एक्साबाइट। क्लियर है। आप फोन भी लेते हो, आपको पता होना चाहिए, आप फोन लेते हो तो आप मेमोरी चेक करते हो उसकी। आप देखते हो 256 GB है, या 128 GB है, या 512 GB है। ये क्या है, ये मेमोरी की यूनिट है, यानी कि कितना डाटा उसमें स्टोर होगा, जितनी ज्यादा मेमोरी उतना ज्यादा वो डाटा को स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये यूनिट्स आपने याद रखनी है, सीक्वेंस याद रखना है। इस पर बेस्ड आगे कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, मैंने इस गलती से लिख दिया इसके नीचे, B स्टैंड फॉर बिट और कैपिटल B मतलब बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये लिख लिए होंगे सभी ने, चलो नोट कर लेना भाई। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन सा एक मुफ्त स्रोत परिचालन प्रणाली है, यानी कि जो फ्रीली अवेलेबल हो उसको आप बोलते हैं ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स मतलब जो मुफ्त में आपको उपलब्ध हो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग नहीं है। एप्पल जो है वो यूज करती है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो पेड वर्जन है, तो फ्री नहीं है। उसके बाद यूनिक्स भी जो है वो पूरी तरह से पेड नहीं है, मतलब कुछ पेड है कुछ फ्री है, तो हम इसको फ्री नहीं बोलेंगे पूरा। ठीक है, हाँ एक यूनिक्स के अंदर एक होता है लाइनेक्स। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले तो थोड़ा सा बता दूं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जो सिस्टम को ऑपरेट करता है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ऑपरेट करने से मतलब क्या, आपने जब फोन को चलाया, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, तभी आप इन ऑप्शंस को समझ पाएंगे। जैसे ही आपने फोन को ऑन किया, तो फोन को ऑन किया तो फोन स्टार्ट होने से पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, जिसे आप बोलते हैं, बोले एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, इसके अपडेट आएंगे एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 15। तो ये क्या है, दिस इज एंड्रॉयड इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हो तो उसके अंदर एक विंडो लोड होती है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, तो वो भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से जो और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे उसमें एक नाम आता है लाइनेक्स का। लाइनेक्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज है, जैसे कंप्यूटर में जो विंडो डली है वो पेड है, उसका आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें ओपन सोर्स की, तो लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लाइनेक्स यूनिक्स जैसा ही, यानी कि इसी तर्ज पर वो बनाए गए हैं। तो लाइनेक्स तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन यूनिक्स की सारी चीजें फ्री नहीं है। ठीक है, तो हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओपन सोर्स नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर बात करें एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब क्या, कि इसका कोड हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, और हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं इस कोड के अंदर। ठीक है, तो ये जो है एक इसे हम बोलेंगे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि मैक क्या है, मैंने बताया था एप्पल कंपनी का है। यूनिक्स भी जो है वो पेड है। और MS विंडो मैंने बताया था, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज जो है वो भी एक पेड वर्जन होता है, उसके लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है, तो फ्री नहीं है। यहाँ पर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखना, जिसे पहले से डाल के दिया जाए, जिससे वो सिस्टम ऑपरेट हो, चाहे वो फोन है चाहे वो आपका कंप्यूटर है, उसको ऑपरेट करने के लिए जो डाला गया दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो एंड्रॉयड है का कोड आपके लिए अवेलेबल होता है फ्रीली, और उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपर ऑप्शन होती है फोन के अंदर, देखा कभी करके, डेवलपर ऑप्शन से आप जो है चीजों को चेंज कर सकते हैं, कोड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा एक एग्जांपल भी देने की कोशिश की, फोन के अंदर होता है एक डेवलपर ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
डैश इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी कि इनमें से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है। सबसे पहले नाम है विनजिप का। विनजिप क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप जिप फाइल बनाते हैं। जिप फाइल का मतलब क्या होता है, जिप जिप का मतलब होता है चेन। ठीक है, चेन का मतलब क्या, जब आप बैग में सामान रखते हो तो ऊपर से चेन लगा लेते हो ताकि वो गिरे नहीं। ठीक है, तो जिप फाइल में क्या होता है, आपके जो कई सारे फोल्डर है उनको रखा उसमें और ऊपर से जिप लगा दी तो वो जिप फाइल बन जाती है। तो विन जिप ये हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, तो ये एक एंटीवायरस नहीं होता है। कंप्रेस कर देते हैं, साइज को छोटा करके जिप लगा देता है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल, एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम एक्सेल में काम करते हैं, एक्सेल की वर्कशीट बनाते हैं। ठीक है, टेबल्स वगैरह ही बना सकते हैं, डाटाबेस बनाते हैं। ठीक है, वो एमएस एक्सेल के अंदर होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। मकैफे, मकैफे क्या है, एक एंटीवायरस है, ध्यान रखना, मकैफे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम है। इसके अलावा और भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे अवस्थ। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर के नाम बता रहा हूँ, जैसे मकैफे है, ऐसे अवस्थ है, कैस्पर स्काई है, पांडा है, दुनिया जहान के हैं इस तरह के। लेकिन हमें इन ऑप्शंस में से बताना था, तो मैंने बताया कि ये तो जिप फाइल बनाता है, चेन वाली फाइल। इसके अंदर हम एक्सेल की फाइल बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। आगे क्वेश्चन आएंगे तो एक्सप्लेन करूंगा। मैकेफे क्या है, एक एंटीवायरस है। टक्स पेंट क्या है, टक्स पेंट एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और इसका इस्तेमाल मोस्टली जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको ड्राइंग सिखाने के लिए किया जाता है। इसमें थोड़े इंटरेस्टिंग टूल्स हैं जिसमें साउंड वगैरह आती हैं, और इजीली बच्चा जो है इसके थ्रू पेंटिंग सीख जाता है। ठीक है, तो टक्स पेंट एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब तो सभी को मुफ्त में उपलब्ध हो, दैट इज ओपन सोर्स। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर कैफे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन्स डी is interested in creating a project report on a document using an open source software. Which of the following will you suggest for the same? जॉन डे, अब देखो क्वेश्चन को एक कहानी से बना के दीजिए कि एक बंदा है जॉन डे, एक मुफ्त स्रोत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहता है। आप इनमें से उसे क्या उपयोग करने की सलाह देंगे। ठीक है, देखो अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ठीक है, और एक लिब्रे कंपनी है, LIBRE। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक सॉफ्टवेयर निकाला जिसका नाम रखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, इसी तरह से लिब्रे ने एक सॉफ्टवेयर निकाला जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। ठीक है, यहां ऑफिस वर्ड से यह पता लग रहा है कि इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ऑफिस में काम करने के लिए किया जाता है। अब बोला जी ऑफिस में क्या काम करेंगे, अब ऑफिस में क्या क्या काम होते हैं, लेटर बनाना, कोई रिपोर्ट बनाना, किसी को मेल भेजना, ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन दिखाना, ठीक है, कोई डाटाबेस बनाना, ये सारे ऑफिशियल काम होते हैं। कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना, मतलब ये इस तरह के काम। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ये आपकी पेड सॉफ्टवेयर देती है, और ये लिब्रे ऑफिस जो है ये ओपन सोर्स, आप इसको बोल सकते हैं दिस इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये फ्री है, ये पेड वर्जन है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, मेन मेन की बात कर रहा हूं, आते तो काफी सारी चीजें। इसके अंदर आता है एक एमएस, एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट है, एमएस वर्ड। क्या आता है, एमएस वर्ड। जैसे आप कहीं कंप्यूटर का बेसिक सीखते हैं ना, तो आप उसको बोलते हैं, बोला जी बेसिक में क्या क्या सिखाओगे, बोला भी बेसिक में हम वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सिखाएंगे, शॉर्ट में ऐसे बोल देते हैं, क्या सिखाएंगे, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। एमएस वर्ड में तो क्या होता है, आपकी वो जो फाइल बनती है ना, जो ऑफिस में लेटर लिखा या कोई चिट्ठी किसी को भेजनी है, तो वो जो लेटर वगैरह तैयार होते हैं वो एमएस वर्ड में तैयार करते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक होता है एमएस एक्सेल, और तीसरा होता है आपका एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट मतलब प्रेजेंटेशन, कोई सेमिनार वगैरह में दिखाना ना, कई बार आप देखते हो ऐसे चला चला के दिखाते हैं, फोटो आती है उसमें, ठीक है, इस तरह से कुछ एनिमेशन लगा के दिखा देते हैं, तो पावर पॉइंट में तैयार होती है। ठीक है भाई, अब ये चीज तो होगी माइक्रोसॉफ्ट की। अब जैसे इसमें वर्ड है, ऐसे इसमें क्या होता है, राइटर। क्या होता है इसके अंदर, राइटर। जैसे इसमें वर्ड, लिब्रे ऑफिस में क्या होगा, राइटर। जैसे इसमें एमएस एक्सेल है, तो इसके अंदर क्या होगा, CALC, कैलकुलेशन। एमएस एक्सेल में क्या होता है, फॉर्मूले वगैरह भी लगा सकते हैं हम, डाटा को वैलिडेट
करने के लिए, डाटा को फिल्टर करने के लिए, शॉर्टिंग करने के लिए फॉर्मूले भी यूज होते हैं, सम करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर का नाम होगा एमएस एक्सेल होगा, इसमें क्या होगा, CALC। ठीक है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन होता है ना, कैलकुलेशन वर्ड, उसका CALC ले दिया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इसमें क्या होता है, इसमें इम्प्रेस के नाम से होता है। ठीक है, यानी कि जो काम ये होगा इसमें होगा वो इसके उसमें इम्प्रेस के अंदर होगा, जो काम एक्सेल में होगा वो इसमें कैलकुलेशन में होगा, जो MS वर्ड में होगा इसमें वो राइटर में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी समझ में आ गई तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहता है, रिपोर्ट बनानी है कई पन्नों की, तो कई पन्नों की रिपोर्ट किस में बनेगी, MS वर्ड में बनेगी। इसके अंदर किस में बनेगी, राइटर में बनेगी। तो यही वो पूछ रहा था कि क्या सुजेस्ट करोगे, लेकिन वो ओपन सोर्स होना चाहिए। ओपन सोर्स का अर्थ है जो फ्री में अवेलेबल हो। तो आप उसको क्या करोगे, उसको बोलोगे कि आप राइटर के अंदर बनाओ, इम्प्रेस कैल्क MS वर्ड की बजाय इसे बनाओ राइटर में। क्यों? क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्री में अवेलेबल। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? ध्यान रखना, MS वर्ड मत करके आना, बोला जी रिपोर्ट तो MS वर्ड में ही बनेगी, लेकिन उसने ओपन सोर्स का भी इस्तेमाल कर दिया। तो चीजें हैं छोटी छोटी, ध्यान से सुनोगे समझोगे तो वो याद रहेंगी लंबे समय तक। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है, समझ आ रहा है कि नहीं? एक बार बता देना यार, कमेंट करके जरूर, वेट करूंगा मैं तुम्हारे कमेंट का। Garvit Sia is planning to connect 15 office computers using Ethernet cable. Which one of the following devices should be used for the same? गर्वित सिया इथरनेट तार के माध्यम से कार्यालय के 15 कंप्यूटर को आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो इनमें से किस यंत्र का प्रयोग करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, उनको क्या लगाना चाहिए, स्विच। आप देखिएगा, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। दिवाली में आप काफी सारी लड़ियां लगाते हो, ठीक है, काफी सारी लड़ियां लगाते हो, तो उनको कहाँ पे, एक स्विच के अंदर लगाते हो, स्विच से फिर वो सारी जल पड़ती है ना। तो स्विच के माध्यम से ही आप जो है कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हो। ध्यान रखना, स्विच के माध्यम से। ठीक है भाई, क्लियर है? स्विच जो है वो इसका एक आंसर बनेगा। बूस्टर क्या करता है, जो डाटा हम किसी को भेजते हैं, इंटरनेट के ऊपर जो डाटा भेज रहे हैं, तो बूस्टर क्या करेगा, उसको बूस्ट कर देगा। जो मतलब स्लो होगा, देखो नाम से पता लगे, जो स्लो है डाटा उसको बूस्ट कर देगा, ताकि वो मतलब कहीं रुके नहीं, जितना डाटा भेजा था उतना पूरा पहुंच जाए। ठीक है, HDMI स्प्लिटर क्या करता है, HDMI स्प्लिटर क्या करेगा, एक HDMI डिवाइस से कई सारे HDMI डिवाइसेस को कनेक्ट कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके स्क्रीन एक ही लगी हुई है, लेकिन आप उसमें कई सारे डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो, आपके पास देखने के लिए एक ही स्क्रीन है, लेकिन आप कई चीजों का उसमें जो है वो प्रोजेक्शन देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें इसकी भी आउटपुट आ जाए, इसका टीवी भी चल जाए, इसमें कैमरे वाला भी चल जाए, तो वो किससे लगेगा, HDMI स्प्लिटर से। ठीक है, HDMI। उसके बाद रिपीटर, रिपीटर क्या करता है, जो वीक सिग्नल होता है उनको रिपीट करता है, ताकि वो जितना डाटा भेजा था, मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ को, बूस्टर कह लो, बूस्टर क्या है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। रिपीटर जो है जैसे कोई सिग्नल आया, वो आते आते यहाँ वीक हो गया, तो ये फिर से उसको मतलब रिपीट कर देगा, लेके आगे फेंक देगा, मतलब वो फिर से जो है तेजी से जाएगा। ठीक है, तो ये रिपीटर का काम होता है। तो ध्यान रखना, अगर हमें किसी एक ऑफिस में अगर सिस्टम्स को जोड़ना है, तो किससे जुड़ेंगे, एक स्विच की मदद से वो आपस में जुड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट इथरनेट केबल ऑन अ पीसी या लैपटॉप? यानी कि कंप्यूटर लैपटॉप से इथरनेट तार जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? इथरनेट तार वो होती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर्स को डाटा ट्रांसफर करने के लिए आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, वो इथरनेट केबल होती है, और उसके आगे जो कनेक्टर लगा होता है, कनेक्टर पूछ रहे किससे होता है, वो RJ45 उसका नाम होता है। क्या नाम होता है, RJ45। USB क्या होती है, USB, दिस इज यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। कैसी होती है मैं बता दूं, आजकल पेन ड्राइव देखी है किसी ने, पेन ड्राइव जो होती है वो USB में लगती है, यूनिवर्सल सीरियल बस के अंदर लगती है। ठीक है, जो आपका माउस होता है तार वाला, वो भी USB के थ्रू लगता है आजकल तो। ठीक है भाई, क्लियर? तो USB क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो उससे तो आप इन चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें तो क्या करना है, इथरनेट केबल का इस्तेमाल करके PC और लैपटॉप को कनेक्ट करना है। तो ये वो होती है तो टेलीफोन वाली तार नहीं होती, ध्यान दो, टेलीफोन जब, पता नहीं तुमने देखे कि नहीं देखे,
पहले जो टेलीफोन लगा करते ना, तो उसकी एक तार होती थी, वो उसके पीछे कट करके लग जाती थी, वो इथरनेट केबल होती थी। उसके द्वारा आप पीसी को, लैपटॉप को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो डाटा को ट्रांसफर कर सकें एक दूसरे तक। ठीक है। वीजे क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स अरे। दिस इज वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है। वीजे पोर्ट से तो आप क्या करते हैं, मॉनिटर को लगाते हैं। ठीक है। जो एक मतलब पिन से टाइप की तार होती है यार, उससे जब आप लगाएंगे तो क्या लगेगा, आपका कंप्यूटर, जो पहले पुराने कंप्यूटर आते थे ना, उसके आगे एक ऐसे ब्लू कलर की होती थी चौड़ी सी, वो में छोटी छोटी पिन होती थी, उसको आप लगाते थे ऐसे, तब वो कनेक्ट होता था। इसी तरह से HDMI, आज देखना, आज आजकल के जो टीवीज हैं उनके पीछे HDMI पोर्ट दे रखा होता है। जैसे किसी ने फायर स्टिक ले रखी हो अमेजन की, है ना, तो वो जो लगेगी HDMI पोर्ट में लगेगी। उससे क्या होता है, जो अ, आप वीडियो देखेंगे वो थोड़ा सा हाई डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, मतलब उसकी क्लैरिटी अच्छी आएगी। तो HDMI पोर्ट होता है इस तरह का। ठीक है। तो ध्यान रखना, हमसे पूछा था कौन सा पोर्ट यूज होता है इथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए, वो RJ45 इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नंबर सिस्टम दैट हैज इट्स बेस एज 2, यानी कि जिस, इनमें से कौन सी एक संख्या प्रणाली है जिसका आधार जो है वो 2 हो। ठीक है। तो आपको बता दूं, आंसर है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए, हम जो समझते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम को समझते हैं। किसको समझते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है। हम जो समझते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम को समझते हैं, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। और देखो, कोई भी नाम है ऐसे नहीं रखा हुआ, कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसके अंदर जो अंक होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं। कहां तक होते हैं? 0 से 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये टोटल 10 अंक होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं 10, 10 अंकों से बनी दशमलव संख्या पद्धति। तो 10 अंक है इसलिए इसको दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है, 10 अंकों वाली। ठीक है। तो 0 से 9 तक। और इसका जो बेस होता है वो कितना होता है? इसका जो बेस होता है वो होता है आपका 10। 10 अंक है तो बेस 10 है, जितने अंक होंगे उतना बेस होगा। ठीक है। यानी कि अगर मैं कोई एक नंबर लिखूं 372, तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूंगा तो ये देखने से मुझे पता लग जाएगा ये डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है, क्योंकि इसका बेस कितना है? 10 है। दूसरा कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ध्यान रखना, ये जो पहले वाला नंबर सिस्टम था इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो 0 से लेके 9 तक के अंकों से बनता है। ठीक है, क्लियर है। बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसे द्विआधारी, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति, यानी कि जिसका आधार 2 हो, और इसमें 0 और 1, सिर्फ इन दो अंकों का इस्तेमाल किया जाता है, 0 और 1 का। इसीलिए इसको द्विआधारी संख्या पद्धति बोलते हैं। और ये जो होती है बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये वो भाषा है जिसे सिर्फ कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर को सिर्फ एक 0 1 की भाषा समझ में आती है। आप जो ABCD 1 2 3 4 5 लिखते हो उसे नहीं समझ में आता। वो कन्वर्ट होते हैं 0 1 की फॉर्म में, तब उसे कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है। और इसका जो नंबर लिखा होगा वो इस तरीके से लिखा होगा, यानी कि इसका बेस जो है वो कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 ही अंक हैं, तो इसका बेस कितना बनेगा? 2 बनेगा। ठीक है। अब ये मत बोल देना कि सर जी ये तो नंबर 101011 लिखा हुआ है, 1,01,011। बोलो नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये हम कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नंबर बन के आएगा, इस तरह से कुछ नंबर निकल के आएगा। ठीक है, वो अभी कन्वर्जन हमने नहीं करनी। तो यहाँ इसका बेस 2 होता है। इसके बाद आपको होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसके बारे में बता दूं, इसको बोलते हैं अष्टाधारी संख्या पद्धति। अष्टाधारी यानी कि जिसका 8 आधार हो। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 अंक होते हैं, 0 से लेके कहां तक? 7 तक। ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 8 हो चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, क्लियर।
तो 0 से 7 तक इसमें अंक होते हैं, और जो भी इसका नंबर बनेगा उसका बेस जो होगा वो 8 होगा। ठीक है, कैसे? जैसे आ, मान लो मैंने नंबर लिखा 3, 7, 5, और इसका बेस लिख दिया मैंने यहाँ पे 8। तो ये बेस आपको बता रहा है कि ये ओक्टल नंबर सिस्टम है। ठीक है, यानी कि इसमें बेस से ही आपको पता लगता है कि किस नंबर सिस्टम का जो है वो नंबर है। ठीक है, तो ओक्टल नंबर सिस्टम 0 से लेके यहाँ पर 7 तक टोटल 8 अंक होते हैं, और लास्ट जो आपका बच गया हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में कहाँ होंगे? 0 से 9। 0 से 9 तक कितने हो गए? 10 हो गए। अब 11 जो होता है वो 11 9 के ए होता है। 12 जो होता है 12 9 के बी होता है। फिर 13 के लिए सी, 14 के लिए डी, 15 के लिए ई, और 16 के लिए एफ। ठीक है, देखो 10 तो ये हो गए। 11 के लिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ। 11 12 13 14 15 16, 10 तो ये हो गए 0 से 9 तक। उसके बाद 11 12 13 14 15 16, कितने हो गए टोटल? 16। यानी कि इनका बेस कितना हुआ? 16 हुआ। तो इसमें जो भी नंबर बनेगा उसका बेस कितना होगा? 16। तो नंबर कैसे बनते हैं इसमें? मैंने लिख दिया 9 ए एफ, और नीचे लिख दिया यहाँ पे 16। इसका एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, दिस इज 9 AF और बेस इज 16। ध्यान दीजिएगा, ये हमें बता रहा है। और ध्यान रखना, ये अल्फाबेट AF लिखा मैंने, इसके बाद GHIJ ऐसा कुछ नहीं लिखेगा इस नंबर में, क्योंकि 0 से 9 तक के नंबर के अलावा A से F तक के अल्फाबेट इसके नंबर में यूज हो। तो बेस होगा इसमें 16। तो यही पूछ रहा था हमसे कि इनमें से कौन सा नंबर सिस्टम है का बेस 2 होता है, तो आपने जवाब देना है बाइनरी। ठीक है, हेक्साडेसिमल ऑक्टल मैं आपको सारे बता चुका हूँ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज नॉट ए फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन वीडियो फाइल, यानी कि इनमें से कौन सी एक वीडियो फाइल की एक्सटेंशन नहीं होती है? एक्सटेंशन क्या होते हैं? बेसिकली एक सरनेम होता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरा नाम है राकेश, और मैं पीछे लगा दूं सैनी। ठीक है, तो ये क्या है? ये मेरा सरनेम है। ठीक है, तो जो पीछे आप लगा रहे हो वो आपका सरनेम है। तो ऐसी जो भी आप फाइल बनाते हो, जैसे वर्ड की फाइल बनेगी तो उसका जो सरनेम होगा .docx। एक्सेल की फाइल बनेगी .xlsx। ठीक है, ऐसे पावर पॉइंट की बनेगी .pptx। ये याद कर लेना, ये वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन है। MS वर्ड बताया था ना, ये एक्सेल की फाइल की, MS एक्सेल की फाइल की एक्सटेंशन है। ये पावर पॉइंट की फाइल की एक्सटेंशन है। ठीक है, नोटपैड की .txt ये नोटपैड की फाइल की एक्सटेंशन। ठीक है, ये याद रखना है, इनकी एक्सटेंशन है, इनके सरनेम है, फाइल के पीछे लगेंगे। तो यहाँ पे कौन सी वीडियो फाइल की एक्सटेंशन? तो ये ध्यान रखना, PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो PDF जो है, जैसे कि अभी मैंने क्लास शुरू हुई थी, मैंने बोला था कि भाई इस क्लास की PDF आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो PDF जो होती है वो आपकी एक डॉक्यूमेंट होता है, वो वीडियो फाइल नहीं होती है। ठीक है, यही पूछ रहा था कि कौन सी वीडियो फाइल नहीं है, तो PDF इसका आंसर है। MP4 भी एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन होती है, AVI भी एक वीडियो की एक्सटेंशन है, और MOV भी जो है वो एक वीडियो फाइल की एक्सटेंशन है, .mov .avi। ठीक है, जब आप फाइल को देखें तो इसके सरनेम से बता सकते हैं कि वो किस तरह की फाइल है। अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन .mp3 है तो इसका मतलब वो एक सॉन्ग की फाइल है। तो उसके एक्सटेंशन से जाना जाता है कि वो किस चीज की फाइल है। ठीक है भाई, क्लियर। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ वाइप, यानी कि इनमें से कौन सी एक फुल फॉर्म है वाइप की? तो याद रखना, फुल फॉर्म पूछी जाती है, अभी आपके सामने आ गया। वाइप होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ध्यान दीजिएगा, वीडियो नहीं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आंसर ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं।
यानी कि वो नियम होते हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है इंटरनेट पर डाटा को भेजने के लिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। प्रोटोकॉल नियमों का वो समूह है, सेट ऑफ रूल्स है, जिन्हें फॉलो किया जाता है इंटरनेट पर डाटा को सेंड करने के लिए। सेट ऑफ रूल्स विच आर फॉलोड टू सेंड डाटा ओवर इंटरनेट। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो वॉइप का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट के ऊपर वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए इंटरनेट के ऊपर आप किसका इस्तेमाल करते हैं, वॉइप का। ठीक है, बातचीत या कोई आपने फाइल शेयर करनी है तो इसके लिए वॉइप जो है प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, याद रखना फुल फॉर्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिपोर्टेड अंडर द साइबर क्राइम, यानी कि इनमें से किसको साइबर अपराध के तहत दर्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि कौन सा इनमें से एक अपराध नहीं। हिंदी में पढ़ते हैं, डाटा स्थानांतरण के लिए खाली हार्ड डिस्क देना, यानी कि आपने कोई डाटा, जैसे आपने फोन बदलना है, तो फोन बदलना है तो आप कहोगे कि यार एक काम है भाई, मुझे तो देखो नहीं आता, मुझे फोन बदलना है, मेरे फोन का डाटा आप एक काम करना, इस पेन ड्राइव में डाल दो। तो आपने पेन ड्राइव से डाटा जो है वो, सॉरी, फोन से डाटा जो है पेन ड्राइव के अंदर डालने के लिए दिया। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर का जो डाटा है वो थोड़ा तो नहीं होता, ज्यादा होता है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये जो है हमारा साइबर क्राइम नहीं है। भाई मेरा डाटा है, मैं अपनी इच्छा से कह रहा हूं इसको आप इसके अंदर डाल दो, तो ये जो है साइबर क्राइम के अंदर कंसिडर नहीं होता, तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड, किसी की अनुमति के बिना उसका ऑनलाइन खाता देखना, क्या आपको परमिशन है कि आप किसी का खाता ऑनलाइन देख सकें, ये तो क्राइम हुआ ना भाई, तो ये क्राइम के अंदर आएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अफवाहें फैलाना, भाई अगर आप अफवाह फैलाओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, सरकार कई बार निर्देश देती है। ठीक है, तो ये भी जो है एक क्राइम के अंदर आता है। व्हाट्सएप समूह में अश्लील वीडियो को साझा करना, भाई ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आप ऐसा करोगे आपके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन उसने पूछा था किस में कार्रवाई नहीं होगी, तो आप अपनी सहमति से जो खाली हार्ड डिस्क दे रहे हैं कि भाई मेरा डाटा इसमें ट्रांसफर कर दो, उसमें कोई क्राइम की बात नहीं। ये तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। Which of the following key on the keyboard on a PC used to change arrows keys to act as numbers? ठीक है, तो कह रहा है कंप्यूटर कीबोर्ड में किस कुंजी के माध्यम से दिशा कुंजी, यानी कि एरो कीज होती हैं कंप्यूटर में 4, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, की संख्याओं को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो शिफ्ट है, शिफ्ट अकेला कुछ नहीं काम करता कंप्यूटर में, शिफ्ट के साथ किसी की का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो शिफ्ट इसका आंसर नहीं होगा। प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन भी कंप्यूटर के कीबोर्ड पे एक बटन होते हैं, जिससे जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हो ना, स्क्रीनशॉट तो पता है ना सबको, फोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं, ऐसी प्रिंट स्क्रीन से क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया जाता है। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन से। नम लॉक और कैप्स लॉक, कैप्स लॉक से क्या होता है, सारे अक्षर बड़े होते हैं, जैसे आप कैप्स लॉक बटन को ऑन करेंगे तो कीबोर्ड में एक लाइट ऑन हो जाएगी, उसके बाद जब भी आप ABCD प्रेस करेंगे तो वो बड़ा लिखा जाएगा। ठीक है, बात बची नम लॉक की, तो नम लॉक से जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो जो आपके कीबोर्ड के बटन है वो नंबर लिखना शुरू कर देंगे। तो ये पूछ रहा था उसमें कि संख्याओं लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है ना, संख्याओं को लिखने के लिए, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नम लॉक। ठीक है भाई, बताया मैंने कैप्स लॉक, प्रिंट स्क्रीन और स्विफ्ट से क्या होता है। स्विफ्ट अकेला कोई काम नहीं करेगा, वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में काम करता है, ऐसी आपका कंट्रोल का बटन होता है। ठीक है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ कीज हेल्प अस टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन एनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी के प्रयोग से चयनित लिखित सामग्री को काटा जाता है, तो कंट्रोल एक्स। ठीक है, कंट्रोल एक्स जो होती है वो तो आपकी कट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, कंट्रोल सी जो होती है वो कॉपी के लिए इस्तेमाल होती है, कंट्रोल पी जो होती है वो पेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, कंट्रोल CTRL+2 ये अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होती है। अंडरलाइन, जैसे कुछ लिखा है उसके नीचे लाइन लगानी है तो कंट्रोल+U दबा दो, आप कीबोर्ड से लग जाएगी, और कंट्रोल टी का तो कोई यूज होता ही नहीं है। ठीक है, तो कंट्रोल एक्स ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगी। ठीक है, कट और कॉपी दोनों में क्या फर्क होता है, कट से वो चीज वहां से कट के जहां आप लगाओगे वहां लग जाती है,
और कॉपी से वो चीज जहां पर थी वहां भी रहेगी और जहां आप नई जगह पे लगाओगे वहां पर भी वो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये कट और कॉपी में ये फर्क होता है। तो हमसे पूछ रहा था सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करना है तो कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करेंगे। आधे बच्चों के दिमाग में आएगा बोला कंट्रोल सी होता होगा, तो बोला कट हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं होता, जैसे मैं बता रहा हूँ वो होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल एज पैराग्राफ अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। ऐसे कौन सा विकल्प एमएस वर्ड के अनुच्छेद संरेखण के उपलब्ध नहीं है? तो आपको बता दूं, लेफ्ट, जस्टिफाई, सेंटर और टॉप। तो टॉप जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मतलब क्या कह रहा है कि जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ अलाइनमेंट की 4 स्टेज होती हैं। दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट, पहले वाली। और आप इनसे समझोगे भी, मैं जो बना रहा हूं इनको देख के आप समझ जाएंगे। ये कौन सी अलाइनमेंट बनाई बताओ, ये कौन सी अलाइनमेंट बनाई? दिस इज राइट अलाइन। ठीक है, उसके बाद ये पता लग रही है, दिस इज सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइनमेंट। और लास्ट वन इज जस्टिफाई। ठीक है, पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ का मतलब जो भी आप लिखते हैं उसमें, तो लिखने के लिए आपकी ना जब लिखते हैं तो वो पैरा आपका कैसा दिखेगा, तो ऐसी ना 4 अलाइनमेंट होती हैं। एक लेफ्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब लाइनें लेफ्ट से सारी बराबर होंगी, राइट में छोटी बड़ी हो सकती है। राइट अलाइनमेंट में राइट से बराबर होंगी, लाइनें लेफ्ट में छोटी बड़ी हो सकती है। सेंट्रल अलाइनमेंट में लाइन बीच से शुरू होगी, साइडों में कितनी मर्जी जाए, छोटी भी रह जाए बड़ी भी रह जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेंट्रल अलाइनमेंट में बीच में से शुरू होगी। ठीक है, जस्टिफाई में लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कैसी होगी, बराबर होगी, तो वो आपकी जस्टिफाई। तो ये 4 तरह की अलाइनमेंट होती है। तो इसने पूछा कि इनमें से कौन सी पैराग्राफ अलाइनमेंट की जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो टॉप वाली नहीं है, लेफ्ट, जस्टिफाई, सेंटर जो है वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। देखो भाई, मैंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की है कि उस चीज को समझाया जाए, फिर भी कहीं कोई कमी रहती है तो कमेंट करके जरूर बताना भाई, नहीं तो पता नहीं लगेगा मुझे। Which of the following is incorrect way to add values stores in cells C2, C3, C4 and C5 of a Excel cell? यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक्सेल सीट के C1 से C5 सेल में संग्रहित डेटा को जोड़ने का सही तरीका है? देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाओगे ना आप, तो जब आप एक्सेल चलाते हो तो उसमें इस तरह की शीट दिखाई देती है, इस तरह की, इस तरह के खाने खाने दिखाई देंगे, जिसमें यहाँ पे इस साइड तो नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर लिखे होते हैं अल्फाबेट ABCDE। ठीक है, और जहां पर एक ये वाली लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन मिलती है, इस खाने को बोला जाता है आपका सेल। ये बात समझ में आई? इस खाने को जहां पे आपकी रो और कॉलम मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। ठीक है, और हर एक सेल का यानी कि हर एक इस खाने का अपना एक एड्रेस होते हैं, इसे बोलते हैं सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस। वो कैसे होता है, उसके लिए कैसे एड्रेस होता है, जैसे देखो ये बी वाली लाइन है और ये तीसरा नंबर है, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो है आपका दिस इज B3। अगर इस खाने की बात करूं, इस सेल की बात करूं, ये कौन सा खाना है, इसका एड्रेस क्या है, दैट इज बी, और यहां से लाइन से आया नंबर 3। B3 इस सेल का एड्रेस है। मैं पूछूं आपसे इस सेल का क्या एड्रेस है, तो आप पहले बताएंगे अल्फाबेट यानी कि ई, और इधर से नंबर 5, तो E5 इज द सेल एड्रेस। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई भाई, क्लियर है? तो यहां पे उसने बोला कि हमें वैल्यूज ऐड करनी है C1 से लेके C5 तक। ठीक, तो C1 से C5 तक ऐड करने के लिए ध्यान रखना, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इक्वल, वो किससे स्टार्ट होगा, इक्वल यानी कि बराबर के निशान। एक्सेल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो वो किससे स्टार्ट होगा, इक्वल के साइन से। फिर पहले ऑप्शन में कह रहा है इक्वल इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। आप इससे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। देखो ये क्या है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, C5। आपने लगाया फार्मूला, बोला C1 C2 C3 C4 5 में जो एंट्री है उनको प्लस कर दो, तो ये आपको प्लस करके रिजल्ट देगा, ध्यान रखना फर्स्ट सही है।
सेकंड वाले में लिखा है इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट, जैसी सम लिखा फिर ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से प्लस करने हैं, C1 C2 C3 C4 5, ये सारे आपको प्लस करके देगा सम वाला भी। इसी तरह से नंबर 4 ऑप्शन में लिखा है इक्वल टू सम C1 रेशो C5। ये C1 रेशो C5 का मतलब होता है रेंज, यानी कि C1 से यहां से लेके और C5 तक, यहां तक, इसको हम रेंज बोलते हैं, सेल रेंज। रेंज का मतलब C1 से यहां से लेके और यहां तक की सारी सेल, ठीक है। और फॉर्मूला था इक्वल टू सम, और ये तो ये फॉर्मूले हैं, लेकिन ये ऐड वाला कोई फॉर्मूला नहीं, ध्यान रखना ऐड से कोई फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसा सजा रखा है कि जैसे बच्चे को ऐड दिखेगा, बोला यार यहाँ पे सम करना है, ऐड से ही होगा, तो ऐड करके वो क्लिक लगा देगा। तो तीसरा नंबर जो है वो गलत है, ऐड से कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे भी आप सम कर सकते हैं इक्वल टू सम लिख के, यहाँ सम लिखना पड़ेगा, इधर मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये यहाँ पे लिखा है सम, और मैं तो इसको समझा रहा था C1 से C5, ये रेंज को जस्टिफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर, यानी कि इनमें से कौन सा एक इंटरनेट का ब्राउजर नहीं है। इंटरनेट ब्राउजर का मतलब जिसके अंदर आप इंटरनेट को चलाते हैं। तो यहाँ पे MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो इंटरनेट का ब्राउजर नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा था, मैंने कहा था बेसिक में क्या क्या सिखाएंगे, तो आपने देखा था MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये मैंने तीन मेन मेन चीजें बताई थी। इसी में एक MS एक्सेस भी होता है, जिसके अंदर हम डेटाबेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या, जैसे एक पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज में कितने बच्चे बनते हैं, उसका सारा रिकॉर्ड, वो किस क्लास में पढ़ता है, क्या उसके नाम है, क्या उसका एड्रेस है, क्या उसका फादर नेम है, मदर नेम है, क्या मोबाइल नंबर है, उस सारी जानकारी को एक जगह इकट्ठा करना, दैट इज डाटाबेस, ठीक है। तो MS एक्सेस के अंदर आप डाटाबेस बनाते हैं। इंटरनेट सफारी में चलता है, एप्पल वालों का है। मोजिला फायरफॉक्स मोजिला कंपनी का है। एज, माइक्रोसॉफ्ट एज करके आता है, किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। और MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो, ये सारों में इंटरनेट चलता है, सफारी में भी, मोजिला फायरफॉक्स में भी, एज में भी, लेकिन MS एक्सेस में डाटाबेस बनता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा था कौन सा इंटरनेट चलाने का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 MS एक्सेस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द वेब एड्रेस, यानी कि इनमें से कौन सा वेब एड्रेस के बारे में सही नहीं है। तो वेब एड्रेस होता क्या बेसिकली, जब आप इंटरनेट पे काम करते हो तो आप ऐसा कुछ टाइप करते हो, www.google.com, तो ये क्या है, आपका एक वेब एड्रेस है। जबकि आप कुछ ऐसा भी लिखते हैं, rakesh123@gmail.com, ठीक है। ये क्या है, दिस इज ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस। और ये क्या है, दिस इज वेब एड्रेस, ठीक है। ये क्या है आपका वेब एड्रेस। तो वेब एड्रेस के अंदर अल्फाबेट हो सकते हैं, देखो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 1 2 3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। उसमें अल्फाबेट भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं, डॉट भी हो सकता है, पर ये सिंबल नहीं होगा, कौन सा, @ वाला। ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द वेब एड्रेस। वेब एड्रेस जो है इसमें कौन सा गलत होगा, तो @ का सिंबल इसमें नहीं लगता, ऑप्शन नंबर 4। डॉट लगा रखा है, देखो ये रहा, ये भी हो सकता है। यहाँ पे Google 1 करके भी लिखा हो सकता है, गूगल कोई नंबर, ऐसा कोई भी एक वेब एड्रेस किसी ने अगर बना रखे तो उसमें नंबर भी आ सकता है, ठीक है, बट @ नहीं आएगा, ईमेल एड्रेस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन तो कहने में अभी 18वें पे हैं, 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसमें। करवाने को तो ये हो सकता था अभी 20 क्वेश्चन थे, 20 ही मिनट लेते, लेकिन चीजें अगर एक्सप्लेन करनी है, समझाना है, कंसेप्ट तो मैंने सिखाया नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, आप बताना अगली क्लास में कैसा रखना चाहिए, कि ऐसे ही एक्सप्लेन करना चाहिए या कि सीधा ऑप्शन रटवा दो। रटवाने वाला काम ज्यादा लंबा चलता नहीं है वैसे, है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर राइटिंग सेंडर्स ईमेल इन एनी ईमेलिंग टूल सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा विकल्प किसी भी ईमेल उपकरण सॉफ्टवेयर के प्रेषक के ईमेल को लिखने, लिखे जाने के संदर्भ में नहीं है। देखिए जब आप किसी को मेल करते हैं तो वहां पे टू लिखा होता है, भाई किसको जाएगी वो टू,
फिर एक होता है बीसीसी और सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है, इसके आगे लिख देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या होती है, देखिए कार्बन कॉपी, कार्बन लगा के उसी की एक जीरोक्स बना देना, ठीक है। एक होती है बीसीसी, इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। कार्बन कॉपी ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या फर्क है, कार्बन कॉपी तो क्या उसी की एक और, जैसे मान लो आपने एक मेल अपने किसी एक दोस्त को भेजी और आप चाहते हो ये मेरे दूसरे दोस्त को भी चली जाए, तो आपने दोनों दोस्तों को उसकी सीसी कर दी, यानी कि कार्बन कॉपी कर दी। जबकि बीसीसी का मतलब क्या, आपने पहले दोस्त को तो भेज दी, लेकिन दूसरे दोस्त को आप भेज रहे हो लेकिन उसको पता नहीं लगना चाहिए, तो दूसरे को मतलब इस पहले वाले को पता नहीं लगना चाहिए, तो उसकी एक कॉपी के लिए हमने उसको बीसीसी कर दिया, क्योंकि उसकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी गई, ताकि मतलब पहले वाले दोस्त को ना पता लगे कि भाई हमने इसको भी कर रखी है। टीसीसी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो टू, बीसीसी और सीसी, ये तीन इस्तेमाल होती है, टीसीसी नहीं होता। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना, ठीक है। कौन सा आएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर, ठीक है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स बताए थे ना मैंने, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वो नियम जिनके द्वारा हम इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, डाटा को भेजते हैं। तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, जैसे वॉइस को ट्रांसफर किया था तो वेब का इस्तेमाल किया था, वॉइस वाले इंटरनेट प्रोटोकॉल का, ऐसे फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि एफटीपी का इस्तेमाल, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट, which of the following is the most appropriate to access a particular web page on a website, ठीक है। देखो, डोमेन नेम, आईपी एड्रेस, वेब एड्रेस और यूआरएल, ठीक है। यूआरएल बताऊंगा, सारे बता देता हूँ। डोमेन नेम क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर का नाम जिससे उसको जाना जाए, वो उसका डोमेन नेम होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो किसी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। इंटरनेट पे तो क्या बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपस में, तो कौन सा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता है। वेब एड्रेस, वेब एड्रेस से किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को पहचाना जाता है, या उसका जब जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के लिए www.flipkart.com, यानी कि जिसे आसानी से याद रखा जाए, वो एक उसका वेब एड्रेस होता है, ठीक है। डोमेन नेम जो मैं बता रहा था ना, वो www, इसके आगे ये लगता है वो डोमेन नेम होता है, खरीदा जाता है ये भी इसका, ठीक है। इसका होता है टाइम 1-2 साल का, ठीक। तो डोमेन नेम www डॉट करके, तो वो डोमेन का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद यूआरएल, यूआरएल, आरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो बेसिकली वेब एड्रेस और यूआरएल है, इनसे हम कुछ सर्च करते हैं, जैसे कोई आपका एड्रेस है, उस एड्रेस से क्या होगा, लोग आपको ढूंढेंगे, क्लियर है, ध्यान रखना। एक एड्रेस, जो एक नॉर्मल एड्रेस होता है, घर का एड्रेस होता है, उससे लोग आपको ढूंढेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक पर्टिकुलर एरिया देखें, एक शहर है, उस शहर के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया, और उस एरिया के अंदर वो लोकेशन, दोनों में ये फर्क है। तो एक शहर के अंदर जो पर्टिकुलर एरिया है वो तो है वेब एड्रेस, और उसके अंदर जो आपका मकान है उसका नंबर, वो क्या है, आपका यूआरएल है, ठीक है। बात आ रही है समझ में। तो वेब एड्रेस और यूआरएल में क्या फर्क है, यही है कि वेब एड्रेस किसी एक वेबसाइट का होता है, जैसे कि www.google.com, flipkart.com, ठीक है, amazon.com, मंत्रा.com, ये क्या है, ये वेब एड्रेस है। लेकिन अब फ्लिपकार्ट चला लिया, तो फ्लिपकार्ट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पेज देखना है जिसपे ग्रोसरी रखी है, जिसपे कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ है, तो वो कहाँ मिलेगा, उसका एक यूआरएल होगा, ठीक है, जिससे उसको हम लोकेट करेंगे, लिखा ना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो उसको हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल से कोशिश की है समझाने के लिए, एक शहर के अंदर कोई एक पर्टिकुलर जगह है, कौन सी कॉलोनी है भाई, शिव कॉलोनी है, ठीक है, महावीर कॉलोनी है, जो भी है उस पर्टिकुलर में,
फिर वो कॉलोनी पे तो पहुंच गए, लेकिन उस कॉलोनी के अंदर भी किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है। तो कॉलोनी आपका वेब एड्रेस है और पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना वो आपका यूआरएल। तो वेबसाइट पे गए तो वो वेब एड्रेस से गए, लेकिन उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज पर लिखा है ना, एक्सेस ए पर्टिकुलर वेब पेज ऑन अ वेबसाइट, क्योंकि उसके अंदर पर्टिकुलर एक वेब पेज निकालना है, तो फिर हम उसके लिए यूआरएल का इस्तेमाल। ठीक है, तो आंसर 4 जो है वो इसका सही बनेगा। क्लियर। तो भाई आज 20 क्वेश्चन हमने, 1 घंटे का समय लग गया। कैसी रही क्लास बताना मुझे, और नेक्स्ट क्लास में भी इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाए या रट्टे मरवाए जाएं, ये मुझे बता देना थोड़ा सा अपनी तरफ से। देखो भाई, 2005 के बाद, नहीं सॉरी, 2005 में तो ग्रेजुएशन हुई, 2008 के बाद 3 साल पढ़ाने के बाद, यानी कि 12 तक लगा लो मोटा मोटा, अब मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पढ़ के क्लास, मुझे बताना एक बार। ठीक है, तो फिर उसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय, टेक केयर, नाइट।